नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मित्रों, पूरा देश चुनावी रंग में रंगा हुआ है। संघ परिवार और कांग्रेस का परिवारवाद। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस की चौथी पीढ़ी, नेहरू गांधी परिवार की कुर्बानियों की दुहाई देकर के वोट मांगती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसके नेतृत्व में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता से इतना योगदान दिया, जिसने इस देश को आजादी दिलाई। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या स्वतंत्रता संग्राम में केवल नेहरू का योगदान है? क्या उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं, जिसे हम बापू कहते हैं? क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का कोई योगदान नहीं, जिसने आजाद हिंद फौज बना करके सशस्त्र क्रांति करके देश को स्वतंत्र कराने की बात की? इस बीच असंख्य अनगिनत क्रांतिकारी महाभारती को स्वतंत्र कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह सरीखे नौजवान, उनमें से कितनों के परिवार राजनीति में हैं? सुभाष चंद्र बोस के कितने परिवार के आदमी राजनीति में हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कितने परिवार राजनीति केंद्र में हैं? स्वयं महात्मा गांधी के परिवार के किस सदस्य ने सत्ता की? मित्रों, 1929 के अंदर नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1929 से 1947 18 साल, पूरे के पूरे 18 साल हम मान लें नेहरू जी ने देश की सेवा की, तो उसके बदले में पूरी 18 साल इस देश की सत्ता की है। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। 1947 से लेकर के अपने जीवन के अंतिम सांस तक, मई 1964 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 18 साल कांग्रेस की सक्रियता और 18 साल नेहरू की सत्ता। देश की 140 करोड़ की आबादी में 65% युवा आबादी है, जो पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया के अंदर सक्रिय है, कि एक परिवार ने यदि जितनी भी कुर्बानियां की हम उनको स्वीकार करते हैं, हम उनसे ऋणी होना चाहते हैं। कोई हमें ये तो बताए, नेहरू परिवार की कितनी जनरेशन को सत्ता देनी पड़ेगी? मित्रों, यदि नेहरू ने कुर्बानी दी, नेहरू ने 18 साल सत्ता सुख भोगा और जाने से पहले बेटी इंदिरा को अपना उत्तराधिकारी बना करके उसकी तैयारी करके गए। नेहरू के बाद सत्ता इंदिरा जी के पास आई। 1966 से लेकर 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने उनके चुनाव को अवैध घोषित किया, तो इंदिरा गांधी ने रिजाइन करने के बजाय देश को इमरजेंसी आपातकाल की अंधेरे में झोंक दिया। प्रेस की आजादी समाप्त कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट नपुंसक कर दिया गया। पता नहीं क्या क्या हुआ इमरजेंसी में, लंबी दास्तान है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप गूगल करके देख लीजिए इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। और फिर इमरजेंसी के अंदर 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हारी, किंतु जनता पार्टी बिखर गई। जनता पार्टी बिखरी और फिर 1980 में वापसी हुई। कुल मिलाकर के 16 साल इंदिरा जी ने सत्ता की। 1984 में उनके बाद बेटे राजीव गांधी ने सत्ता संभाली, और राजीव गांधी के जाने के बाद नरसिम्हा राव केवल इसलिए नेहरू परिवार से बाहर के प्रधानमंत्री बने क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी 1991 में सिर्फ 21 वर्ष की आयु के थे और वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपरिपक्व थे। लेकिन 2004 में जब सत्ता की वापसी हुई और विदेशी मूल का मुद्दा उठा सोनिया जी के प्रति, तो श्रीमान सरदार मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया। कठपुतली सरकार बना करके देश का बच्चा बच्चा जानता है कि 2004 से 2014 तक सरदार मनमोहन सिंह किस प्रकार से सोनिया जी के इशारे पर सरकार चलाते थे।
18 साल नेहरू जी के, 16 साल इंदिरा जी के, 5 साल राजीव गांधी के और 10 साल सरदार मनमोहन सिंह के, अप्रत्यक्ष सोनिया गांधी की सत्ता के, अगर इनको मिला ले तो 1947 से लेकर के 1946 में जब प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, वहां से लेकर के और 2014 तक 67 वर्षों में 47 से 48 साल सिर्फ नेहरू परिवार की सत्ता रही। मित्रों, इस देश के अंदर 562 रियासतें थी, छोटे छोटे रजवाड़ों में देश बटा हुआ था। उसे समाप्त करने के लिए लोकतंत्र इस देश ने अपनाया, लेकिन कांग्रेस ने उस पीढ़ी दर पीढ़ी राजघराने की राजशाही को अपने राजनीतिक परिवार की राजघराने की राजशाही में बदल लिया। ये परिवारवाद है। इसी राजनीतिक राजघराने की वारिस सोनिया गांधी जब कहती हैं 2024 में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, वास्तव में ये राजनीतिक राजघराने को बचाने की लड़ाई है। This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress. मित्रों, महात्मा गांधी कहते थे, देश के लिए किया गया बलिदान अनमोल होता, इसलिए कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। उसके बदले में अगर व्यक्ति कोई कीमत लेता है तो व्यक्ति को छोटा बनाता है। महात्मा गांधी के किसी परिवार ने आज तक राजनीति नहीं की, सुभाष चंद्र बोस के किसी परिवार ने राजनीति नहीं की, शहीद भगत सिंह के परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है। उनकी कुर्बानियों की कीमत कैसे? हम उनकी कुर्बानियों की कीमत चुका ही नहीं सकते। वो अमर हैं। निष्काम सेवा की उन्होंने भारत माता की। जब हम परिवारवाद कहते हैं तब उसके मतलब है कि एक परिवार की पार्टी, अगर यदि लालू यादव को कभी सत्ता छोड़नी पड़े तो वो अपनी लगभग अनपढ़ धर्मपत्नी को सत्ता सौंपेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के, आरजेडी के किसी भी दूसरे नेता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। जब वो सत्ता सौंपेंगे तो अगर उनके दो बेटों का आपस का झगड़ा होगा तो दोनों को सत्ता के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवाएंगे। ये परिवारवाद है। गरीब गुरबों की पार्टी कहने वाले लालू यादव अगर अपने परिवार से बाहर का विचार नहीं करेंगे तो परिवारवाद से बाहर निकलेंगे और उनकी सोच, उनके निर्णय अपने परिवार तक सीमित है तो वो परिवारवाद है। मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि उनकी गद्दी पे कौन बैठा? अखिलेश जी। और अखिलेश जी के परिवार के जितने आदमी हैं, फिर वो डिम्पल जी होंगी, वो चाचा शिवपाल यादव होंगे, वो राम गोपाल जी के बेटे होंगे, जितने चुनाव लड़ेंगे एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमेंगे। वो परिवारवाद है। मित्रों, जब संघ परिवार की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस भाजपा विरोध की बात करती, क्योंकि संघ परिवार के अंदर भारतीय जनता पार्टी उसका एक राजनीतिक विंग है। लेकिन संघ परिवार केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है। संघ परिवार जिसके 50 से ऊपर संगठन पूरे देश के अंदर सामाजिक उत्थान और राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, राष्ट्रीय उत्थान की बात कर रहे हैं। संघ परिवार के अंदर विद्या भारती है, जिसने एकल विद्यालय का कंसेप्ट दे करके लाखों एकल विद्यालय खोले और एक एक आदमी को वहां पर भेजा देश की जनता को साक्षरता का ज्ञान कराने के लिए। संघ परिवार के अंदर लाखों सरस्वती शिशु मंदिर हैं जो देश के अंदर दबे कुचले पिछड़े वर्ग को शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। संघ परिवार के अंदर वो वनवासी आदिवासी कल्याण आश्रम है जो देश के आदिवासी समाज की चिंता करता है। वो आदिवासी समाज की महिला को देश की राष्ट्रपति बनाता है, जो राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति करते हैं। संघ परिवार के अंदर सेवा भारती भी है, जिसके अंदर दलितों पिछड़े समाज के अंदर काम करके उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति करते हैं।
सामाजिक भेदभाव मिटा करके छुआछूत जैसी बीमारी से दूर करके सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का काम करते हैं। संघ के अंदर संस्कार भारती भी, जो देश के समाज को संस्कारों की शिक्षा की तरफ मोड़ती है। संघ के अंदर विश्व हिंदू परिषद भी है, जिसके आंदोलनों के कारण और जिसके प्रयास के कारण आज अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर खड़ा है। और संघ परिवार का आधार क्या है? संघ परिवार का आधार है संघ के प्रचारक, जो अविवाहित है, जो बच्चे पैदा करते ही नहीं, जिनके लिए भारत मां है, जिनके लिए राष्ट्र उनका पिता है, जो अपना घर बार छोड़ करके बिना भगवे कपड़े धारण किए संघ के प्रचारक घर घर में खाना खाते हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के देश सेवा के अंदर ऐसे हजारों प्रचारकों की श्रृंखला, जो डॉक्टर हेडगेवार से शुरू होकर के 1925 से आरंभ होकर के और निरंतर एक गंगा के रूप में देश की सामाजिक विचारधारा में प्रवाहित होती जा रही है। जरा संघ कार्यालय में भोजन करके देख के आइए। मैंने कई बार कार्यालय में भोजन किया। वो बेचारी पतली सी दाल, कभी चुपड़ी और कभी बिना चुपड़ी रोटी, 2 बार चाय पी ली, घंटी बज गई संघ के कार्यालय में। अगर उस समय आपने भोजन नहीं किया तो मन माने सारे दिन आपको भूखा रहना पड़े। और जहां पर कार्यालय नहीं है या भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर संघ का प्रचारक संघ स्वयंसेवकों के घर में जाकर के, परिवार में जाकर के भोजन करता। एक लंबी श्रृंखला। गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन संघ परिवार के राष्ट्रवाद को समझना, और कांग्रेस संघ का विरोध इसलिए करती है, सिर्फ इसलिए करती है कि संघ इस देश के मूल निवासी आदिवासी हिंदू समाज को संगठित करने की बात करता है, राष्ट्र धर्म की बात करता है। उसकी आज ये दुर्दशा, नाना प्रकार के जातियों के अंदर ये समाज बटा हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार ने देखा कि समाज के अंदर मनुष्य के अंदर छुआछूत जैसी कुरीति, दलित, पिछड़े, गरीब, लाचार, अनपढ़, गंवार, और उसी समाज में डॉक्टर हेडगेवार ने पाया कि जब तक इस समाज से ये सामाजिक कुरीतियां समाप्त नहीं होंगी, जातिवाद समाप्त नहीं होगा, ये समाज छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ है, ये अपने आप को इस बंटवारे से निकाल करके जब तक संगठित शक्ति नहीं बनेगा, तब तक या तो इस देश को आजादी मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो वो टिकेगी नहीं। ये डॉक्टर हेडगेवार ने निष्कर्ष निकाला। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पैरोकार बन के आपके सामने उपस्थित नहीं हूं। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि जिस प्रकार से परिवारवाद की बात हो रही है, पारिवारिक राजनीति की बात हो रही है, कम से कम उसकी तुलना संघ परिवार से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संघ परिवार लेने वालों का है ही नहीं। बन गए होंगे कुछ आदमी राजनीति के अंदर, कुछ कुर्सी के ऊपर बैठ गए होंगे, लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो कुर्सी से दूर रह करके, सत्ता से दूर रह करके भारत माता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। वो संघ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के समाज की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। राजनीति जिनके लिए बहुत छोटी चीज है, ये देश की युवा पीढ़ी को जानना चाहिए था। मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। बिंदु को जोड़िए। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा विवेकशील हैं, और आप अपने विवेक से निर्णय कीजिए कि राष्ट्र के प्रति समर्पित आहुति की मूल्य लेने वाला बड़ा है, या जिसने निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा की, जिसने बदले में कुछ भी लिया नहीं है। इनमें से कौन बड़ा है? निर्णय आपके ऊपर छोड़ करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्ण।